तो आज बात करेंगे ओपनहाइमर मूवी की, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने मूवी के कैरेक्टर्स के ऊपर अपने अच्छे या बुरे ओपिनियंस दिए हैं, ना कि रियल लाइफ कैरेक्टर्स के ऊपर। इसलिए जो भी चीज़ मुझे मूवी के अंदर अच्छी या बुरी लगी है वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, और किन लोगों को ये मूवी थिएटर में नहीं देखनी चाहिए इसके बारे में मैंने आगे वीडियो में बताया है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये मूवी एक बुक अमेरिकन प्रोमेथियस के ऊपर बेस्ड है, जो कि बायोग्राफी है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर नाम के एक साइंटिस्ट की, जिनको दुनिया फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के रूप में जानती है। अब ओपनहाइमर को इस बुक में अमेरिकन प्रोमेथियस के नाम से क्यों बुलाया गया है, इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। ये मूवी ओपनहाइमर की बायोपिक है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि वो कैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, उसमें कैसे काम करते हैं, और जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उनको उनके देश की तरफ से क्या इनाम मिलता है। मूवी में ओपनहाइमर का रोल निभाया है किलियन मर्फी ने, जिनको आपने पिकी ब्लाइंडर्स के थॉमस शेल्बी के रोल में देखा होगा। अगर पिकी ब्लाइंडर्स नहीं भी देखी तो यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स पर तो ज़रूर देखा होगा। एक्टिंग की बात करें तो किलियन मर्फी ने ओपनहाइमर का रोल बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से निभाया है। मूवी में किलियन मर्फी के अलावा भी कई सारे बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर, मैट डेमन, एमिली ब्लंट, और इनके अलावा भी कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर मूवी में जान डाल दी है। एक्टिंग के बारे में खास चीज़ बताऊं तो वो है कि ये मूवी हमारे मन में नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए नफरत और गुस्सा लाने में कामयाब रहती है। बिना किसी स्पॉइलर के साथ कहूं तो क्लाइमैक्स में जब सस्पेंस खुलता है और उस नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में पता चलता है तो उस पर इतना गुस्सा आता है कि उसे पीटने का मन करता है। और ठीक ऐसी ही फीलिंग हमें उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए भी आती है। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मेरे जो भी ओपिनियंस और फीलिंग्स हैं वो इस मूवी में दिखाए गए कैरेक्टर्स के लिए हैं, ना कि रियल लाइफ पर्सनैलिटीज़ के लिए। वो कैसे थे, क्या थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मूवी में जो उनके कैरेक्टर्स हैं उन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सच में पिटने लायक काम करते हैं। और इस चीज़ का पूरा क्रेडिट जाता है नेगेटिव कैरेक्टर्स की एक्टिंग करने वाले एक्टर्स को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि हम भूल ही जाते हैं कि वो तो बस एक्टिंग कर रहे हैं। अब नेगेटिव कैरेक्टर की बात कर ही ली है तो बात कर लेते हैं पॉजिटिव कैरेक्टर की, जो काफ़ी कम समय के लिए हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके आने पर मूवी में एक पॉजिटिविटी का माहौल छा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, सच में काफ़ी क्यूट कैरेक्टर लगा उनका। मूवी में ओपनहाइमर की लाइफ और उनके द्वारा एटॉमिक बॉम्ब के बनने के प्रोसेस को दिखाया गया है, और उसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ उसका यूज़ कैसे किया, ना जाने कितने लोगों की जानें गईं, कितनों को सफ़र करना पड़ा, इसका हम कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते। और हमें जब ये सोचकर ही इतना बुरा लग रहा है तो जिसने एटॉमिक बॉम्ब को बनाया उन पर क्या बीती होगी। अब हालांकि उन्होंने जो भी किया ये सोचकर किया कि वो अपने देश को आने वाले खतरों से बचा सकें, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि वो दुनिया को एक ऐसी इन्वेंशन देकर जा रहे हैं जो सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखती है। मूवी में वो खौफनाक हादसा होने के बाद जब ओपनहाइमर स्पीच देने के लिए लोगों के सामने आते हैं तो उनके अंतर मन में किस तरह दर्दनाक शोर मच रहा था उसे हम भी फील कर पाते हैं। और इस चीज़ का पूरा क्रेडिट जाता है ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन को, जिसमें किलियन मर्फी की एक्टिंग, क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले, और होयत वैन होयतेमा की सिनेमेटोग्राफी शामिल है। लेकिन इनके अलावा एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है मूवी का बीजीएम। लुडविग गोरेंसन ने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक मूवी में दिया है वो काबिल तारीफ़ है, और इसका एहसास हमें मूवी में बार बार होता है। मूवी का सबसे अच्छा सीन जो मुझे लगा वो था तब जब एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट हो रहा था और बॉम्ब ब्लास्ट होता हुआ दिखाया गया, और फिर सब कुछ शांत हो गया। तब हमें सिर्फ ओपनहाइमर की सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
और ओपनहाइमर अपने माइंड में बोल रहे थे, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। इसके बाद अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ थिएटर में गूंजी और मैं अपनी सीट से बैठे बैठे हिल गया। लिटरली मेरे लिए तो वो सीन किसी जंप स्केयर से कम नहीं था। और उस वक्त जो विजुअल्स मैं देख रहा था और बीजीएम चल रहा था, वो सच में हमें फील कराता है कि इस मूवी को देखने के लिए हमने पैसे बर्बाद नहीं किए। लेकिन पैसे जिन लोगों के बर्बाद हो सकते हैं उनको मैं आगाह कर दूं कि अगर नोलन की पिछली मूवीज़ को आपने नहीं देखा, अगर आपको आइडिया नहीं है कि नोलन किस तरह की मूवीज़ बनाते हैं, और अगर आपको एक्शन और कॉमेडी या फिर मसाला मूवीज़ पसंद आती हैं, तो ये मूवी आपको बहुत बोर कर सकती है। मूवी के फर्स्ट हाफ में सिर्फ कैरेक्टर्स एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और सेकेंड हाफ में एटॉमिक बॉम्ब के बनने का प्रोसेस दिखाया गया है। और मूवी की कहानी लीनियर वे में बिल्कुल नहीं चलती। कभी आपको ओपनहाइमर की लाइफ का पास्ट दिखाया जाएगा, फिर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट और प्रेजेंट के बीच में क्या हुआ, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में क्या हुआ, फिर पास्ट से भी पास्ट में क्या हुआ, फिर फ्यूचर के आगे क्या हुआ। मतलब जो मैंने अभी बोला, इतने में आपको आइडिया हो गया होगा कि इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और क्रिस्टोफर नोलन इसी तरह की मूवीज़ बनाने के लिए फेमस भी है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि मूवी में हमें ये दिखाया जाएगा कि अमेरिका ने जापान में एटॉमिक बम फेंका और जापान के लोगों को किस तरह से सफ़र करना पड़ा, अगर आप सिर्फ ये देखने के लिए थिएटर में जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि मूवी में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये मूवी ओपनहाइमर की बायोपिक है, तो इस मूवी में एटॉमिक बॉम्ब पर कम और ओपनहाइमर की लाइफ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एटॉमिक बॉम्ब और मैनहट्टन प्रोजेक्ट ओपनहाइमर की लाइफ का एक पार्ट था बस। इसके अलावा भी मूवी उनके लाइफ के कई पार्ट्स को दिखाती है, जैसे कि उनकी वाइफ और उनके भाई की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ा था। जिस अमेरिका को उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब जैसी इतनी बड़ी इन्वेंशन दी थी, बाद में वही अमेरिका उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन प्रोमेथियस बुक के ऊपर ये मूवी बेस्ड है, उसमें प्रोमेथियस वर्ड ग्रीक माइथोलॉजी के एक टाइटन के नाम से लिया गया है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से जब देवताओं के राजा ज़्यूस ने संसार बनाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने दो टाइटन भाइयों प्रोमेथियस और एपिमीथियस को ये काम सौंपा। जहां एपिमीथियस ने जीव जंतु और जानवरों को बनाया, वहीं प्रोमेथियस ने इंसानों को बनाया, जो कि बिल्कुल देवताओं की तरह दिखते थे। प्रोमेथियस ने उनको बाकी जीव जंतुओं से बुद्धिमान मगर शारीरिक बल में कमज़ोर बनाया। लेकिन जब संसार बनने के बाद प्रोमेथियस ने देखा कि उसके बनाए हुए इंसान बाकी जीव जंतुओं से छुप छुप कर रह रहे हैं, तो उसे काफ़ी बुरा लगा। जिसके बाद इंसानों की भलाई करने के लिए प्रोमेथियस ने माउंट ओलंपस से थोड़ी सी आग चुराकर इंसानों को दे दी, जिसके बाद इंसानों ने उस आग की मदद से बाकी जीव जंतुओं को अपना गुलाम बना लिया और कई अलग अलग तरह के हथियार भी बनाए। लेकिन जब देवताओं के राजा ज़्यूस को ये बात पता चलती है कि प्रोमेथियस ने माउंट ओलंपस से आग चुराकर इंसानों को दे दी है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और प्रोमेथियस को इसकी सज़ा देते हैं। ज़्यूस प्रोमेथियस को पहाड़ों में जंजीरों से बांध देते हैं और वहाँ पर एक बाज रोज रात प्रोमेथियस के पेट को नोच नोच कर खाता है। अब क्योंकि प्रोमेथियस एक टाइटन था, तो अगले दिन उसका पेट फिर से ठीक हो जाता है और फिर से रात में वो बाज आकर उसके पेट को खाता है, और ये हर दिन चलता रहता है। लेकिन बाद में हरकुलिस प्रोमेथियस को उस कैद से आज़ाद करता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि ओपनहाइमर को अमेरिकन प्रोमेथियस क्यों कहा जाता है। जिस तरह प्रोमेथियस ने इंसानों की भलाई के लिए उन्हें आग दी और बाद में उसे इसकी कीमत सजा के तौर पर चुकानी पड़ी, उसी तरह ओपनहाइमर ने भी अमेरिका की भलाई के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाया और बाद में उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अब ओपनहाइमर की लाइफ से एक और सबसे खास चीज़ जुड़ी है जो मेरे और सभी इंडियंस के दिल के काफ़ी करीब है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। कहीं ना कहीं मूवी को देखने जाने से पहले मैं एक्साइटेड था कि मूवी में हमें भगवत गीता का कोई रेफरेंस देखने को मिल सकता है, और मिला भी। लेकिन वो मुझे मूवी का सबसे बुरा सीन लगा,
क्योंकि जिस टाइम पर उसे दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। अब हालांकि ये अच्छी बात है कि हमारे इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया के सामने दिखाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लिटरली मूवी यहाँ पर इंडिया में बैन होने वाले काम कर रही थी। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो मूवी में एक सीन है जिसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बाकी तो सब ठीक है। ओवरऑल मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई और अगर दोबारा देखने का मौका मिला तो ज़रूर देखूंगा। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर देखूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं रेगुलर डालने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।